माय नेम इज रिचा ठाकुर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास यानी कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो बात करते हैं हम कि संसाधन होते क्या है, क्या यूज है संसाधनों का, ठीक है, साधन का। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु यानी कि हर चीज जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। कौन सी वस्तु? हर वो वस्तु जिससे हमारी डेली नीड्स पूरी होती हैं, जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसको हम संसाधन कहते हैं, वो संसाधन कहलाती है। ठीक, अब बात करते हैं हम संसाधनों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण हम इसका कई आधारों पर करते हैं। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि जिस तरीके से इनकी उत्पत्ति हुई है उस आधार पर हम इनको बांट दें। तो उत्पत्ति के आधार पर हम इनको बांट देते हैं जैव और अजैव में। जैव का मतलब जीवित और अजैव का मतलब निर्जीव। फिर बांटते हैं हम इनको समाप्यता के आधार पर। समाप्यता मतलब कि इनके खत्म होने के आधार पर, इनकी समाप्ति के आधार पर। जैसे कि कुछ होते हैं नवीकरण, यानी कि जो समाप्त नहीं होते हम उनको रिन्यू कर सकते हैं, और कुछ होते हैं अनवीकरण, यानी कि जो एक बार समाप्त हो गए तो उनको रिन्यू करना बहुत मुश्किल है। तीसरा हम इनको बांटते हैं स्वामित्व के आधार पर, यानी कि ओनरशिप के आधार पर, यानी कि मालिकाना हक के आधार पर। तो कुछ होते हैं व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, जिन पर खुद का एक बंदे का पूरा प्रॉपर अधिकार होता है। एक होते हैं सामुदायिक, जिन पर पूरे समाज का अधिकार होता है। तीसरे होते हैं राष्ट्रीय और चौथे अंतरराष्ट्रीय। फिर हम इसको बांटते हैं विकास के स्तर के आधार पर, यानी कि डेवलपमेंट के आधार पर। डेवलपमेंट के आधार पर किस तरीके से? एक तो होते हैं संभावी, जिनकी पॉसिबिलिटीज हैं, और संभावी विकसित भंडार, और जिनके डेवलपमेंट की संभावनाएं भंडार हैं, और संचित कोष, यानी कि जो हमारे रिजर्व कोष होते हैं कुछ, उनके आधार पर। तो आगे बात करते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर जैसे कि मैंने बताया जैव संसाधन, जैव मतलब जीव यानी कि जो जीवित है। तो देखिए ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं? जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, और जिनमें जीवन है वो जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य और प्राणी जाति, यानी कि कोई भी एनिमल हो, जीवित चीज कुछ भी हो, वो किस में आएगा? जैव संसाधन में। ठीक है, फिर यहाँ आएगा अजैव। अजैव संसाधन वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। किससे बने हैं? निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि चट्टाने और धातुएं, यानी कि मटेरियल्स। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं हम समाप्यता के आधार पर। समाप्यता यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था उनकी समाप्ति के आधार पर। तो समाप्ति के आधार पर एक है नवीकरणीय। नवीकरणीय यानी कि ये रिन्यू किए जा सकते हैं, इनको दोबारा यूज के लिए पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। तो देखिए वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, यानी कि हम उसमें कुछ भी फिजिकल चेंज करें या केमिकल चेंज करें या यांत्रिक तरीके से कुछ ना कुछ प्रोसेस करके हम उनको पुनः उपयोगी बना सकते हैं, दोबारा रीयूज करने के लिए रिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि वायु है हमारी, जल है। ठीक, फिर आते हैं अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनको हम एक बार अगर हम यूज कर लें तो उनको दोबारा यूज में नहीं लाया जा सकता। तो ये है वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है। इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका कोयला। एक मिनट में यह लिख देती हूँ। इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका कोयला, पेट्रोल इत्यादि। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा, इसमें ये देखिए जैसे कि खनिज। ओके, अगला पॉइंट हमारा स्वामित्व के आधार पर, यानी कि ओनरशिप के आधार पर। तो कुछ होते हैं व्यक्तिगत, यानी कि जिन पर लोगों का पर्सनल अधिकार होता है। पर्सनल कैसे? ये देखिए वे संसाधन वैयक्तिक संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, यानी कि प्राइवेट होते हैं वो। उदाहरण जैसे कि किसी किसान की जमीन, वो उसकी खुद की जमीन है, वो उसका मालिक है, और घर। ठीक है, फिर आते हैं सामुदायिक संसाधन, यानी कि जिस पर सब लोगों का अधिकार होता है। तो वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं वे सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है? इसमें एग्जांपल में आ सकता है पार्क, हॉस्पिटल, है ना, पार्क, हॉस्पिटल, टेम्पल, मंदिर, तो ये सभी इसमें आएंगे। फिर आता है तुम्हारा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन में किसी भी प्रकार के संसाधन, क्या होता है राष्ट्रीय संसाधन में?
किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर अंदर जितने भी मौजूद होंगे वो सारे भारत के होंगे, तो वो कौन से होंगे, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। फिर आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में कैसे रहेंगे, तट रेखा के 200 मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। यानी कि हमारा ये जो इंडिया है, मैं आपको एक शेप बना देती हूँ, ये इंडिया है, ठीक है, और यह हमारा समुद्री तट है। यहाँ से 200 मील तक की दूरी पर सिर्फ समुद्र पर हमारा अधिकार है। उसके आगे जो खुला महासागर है, इस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होगा। दूसरे देश का भी अधिकार सिर्फ इसके 200 मील के दूर तक ही होगा, ठीक है। तो ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। ये जो संसाधन होते हैं ये अंतरराष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में है। ओके, फिर बात करते हैं विकास के स्तर के आधार पर, यानी कि डेवलपमेंट के आधार पर। डेवलपमेंट के आधार पर हम इन्हें बांटते हैं। पहला होता है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन यानी कि संभावी से ही पता चल रहा है कि वो किसी प्रदेश में है, वो पॉसिबिलिटी है उनकी, लेकिन अभी तक हमने उनका यूज करना शुरू नहीं किया है, ठीक है, उन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। फिर है विकसित संसाधन, यानी कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, तो उन्हें क्या कहते हैं, विकसित संसाधन, जिन्हें हम रेगुलर में यूज कर भी रहे हैं। फिर होते हैं भंडारित संसाधन। पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, लेकिन उनका पूरा स्टॉक है, तो उनको क्या कहते हैं, भंडारित संसाधन, ठीक है। फिर आता है हमारा संचित संसाधन। संचित संसाधन में बात करेंगे वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, इनको कहते हैं संचित संसाधन। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं हम संसाधनों का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों के विकास में क्या है कि मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है, संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन जो है वो प्रकृति की देन है, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमें किससे मिले हैं, नेचर से मिले हैं, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, ठीक है, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। कैसी समस्याएं पैदा हो गई, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें एक तो पहली समस्या है जैसे कि व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास। जैसे जैसे हमें फ्री में चीजें अवेलेबल होती गई, इंसान और ज्यादा लालची होता गया बिजनेस को लेकर, तो उससे क्या हुआ, प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फिर दूसरा आता है हमारा संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, यानी कि जो बिजनेसमैन थे सारे संसाधनों पर उन्हीं का कंट्रोल हो गया था, जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन, तो कुछ लोग तो इतने संसाधन संपन्न हो गए कि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, और कुछ लोग संसाधनहीन जिनको रिसोर्सेज का कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, वो लोग रिसोर्स यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, वो हो गए संसाधनहीन, अर्थात यानी कि अमीर और गरीब में बट गया, ठीक। फिर संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से, किससे, अंधाधुंध यूज से। जब उनका अंधाधुंध यूज किए जा रहे हैं तो उससे क्या हुआ, हमारा वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया। वैश्विक परिस्थिति की यानी कि ग्लोबल संकट पैदा हो गया, जैसे कि भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन यानी कि हमारी जमीन का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ने लग गया। ओजोन परत अवक्षय यानी कि हमारी ओजोन लेयर में छेद होना शुरू हो गया, ओजोन लेयर की मोटाई कम होनी शुरू हो गई, पर्यावरण में प्रदूषण होना शुरू हो गया, भू निम्नीकरण यानी कि भूमि का कटाव आदि शुरू हो गया। तो ये थी उसके कारण कुछ परेशानियां जो किससे उत्पन्न हुई, हमारी संसाधन सॉरी मानव के अंधाधुंध उपयोग से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे किसकी, सतत पोषणीय विकास की। सतत पोषणीय विकास संसाधनों का एक ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग। क्या होता है सतत पोषणीय विकास, कि हम इस तरीके से उसको प्रयोग करें ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकताएं पूरी होती रहे। मतलब हम संसाधनों को इस तरीके से यूज करें कि उनका वेस्ट ना करें, जिससे हम भी उन्हें यूज कर सकें अच्छे से, और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो भी उनको यूज करती रहे। इसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास। इसके लिए कई एजेंडे चलाए गए, कई प्रोग्राम्स चलाए गए, जैसे कि एक है एजेंडा 21। क्या है, एजेंडा 21। एजेंडा 21 हुआ था आपका 1992 में, 1992 में ब्राजील में। कहां पर हुआ था, 1992 में ब्राजील के शहर का नाम है रियो डी जेनेरो।
में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, किस पर बैठक हुई थी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व के सहयोग द्वारा, यानी कि सबके सहयोग द्वारा पर्यावरण क्षति, यानी कि पर्यावरण में जो नुकसान हो रहा है उसको बचाएं और गरीबी और रोगों से निपटारा साथ में मिलकर किया जाए। ठीक है, फिर आता है संसाधनों का नियोजन, यानी कि संसाधनों की प्लानिंग, रिसोर्सेज की प्लानिंग। इसमें हम बात करते हैं ऐसे उपाय अथवा तकनीक, मतलब ऐसे उपाय हम करें और ऐसी टेक्निक्स का यूज करें जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग, यानी कि हम उसका उचित उपयोग करें, गलत उपयोग ना करें, सुनिश्चित किया जा सकता है। इसको क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन, यानी कि संसाधनों की प्लानिंग। फिर हम बात करते हैं भारत में संसाधन नियोजन। भारत में अगर हम संसाधन नियोजन की बात करें तो संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए, समुचित विकास यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय जब भी हम कोई प्लानिंग करें उसमें टेक्नोलॉजी, कौशल यानी कि स्किल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना, जब हमारे भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी तब से ही भारत में संसाधन नियोजन एक महत्वपूर्ण, एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके मुख्य बिंदु हैं, उन पर बात करते हैं हम। इसका पहला पॉइंट है पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के, यानी कि पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर ले, पहले पहचान करके उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। लिस्ट बनाकर उपयुक्त कौशल, यानी कि उसके अनुसार उसके लिए हम स्किल देखें, टेक्नोलॉजी देखें और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए प्लानिंग करके ढांचा तैयार करें। ठीक, इसके बाद संसाधन नियोजन, यानी कि जब प्लानिंग हो जाए, और विकास नियोजन, डेवलपमेंट की प्लानिंग के बीच सही तालमेल बिठाएं। अब बात करते हैं हम संसाधन संरक्षण की। ठीक है, कि संसाधनों को बचाया कैसे जाए। संसाधनों का उचित प्रबंधन करें हम, यानी कि उनको अच्छे से मैनेज करें ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार से प्रयोग करें कि भावी पीढ़ी की जरूरतों का भी ख्याल रखा जाए। इतना ज्यादा यूज ना कर ले हम कि हमारी आगे की पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही ना। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं भू संसाधन। भू संसाधन क्या होते हैं? यानी कि लैंड रिसोर्सेज। सॉरी, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। क्या? भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक है, सीधी सी बात है, नेचुरल है इसलिए प्राकृतिक है। प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल जो हमारे पास वनस्पतियां होती हैं, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार, सारी की सारी व्यवस्थाएं किस पर आधारित है? सारी की सारी व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। लेकिन भूमि जो है एक लिमिटेड संसाधन है, सीमित संसाधन है, इसलिए क्या करना होगा? हमें इसका उपयोग सावधानी से और योजनाबद्ध तरीके से, यानी कि प्लानिंग करके करना होगा। ठीक, अब बात करते हैं भारत में भूमि संसाधन। अब हम भारत की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो भारत में जो लगभग 33% भू क्षेत्र है वो मैदान, 43% भू क्षेत्र जो है वो मैदान है। बाकी के जो क्षेत्र में क्या है? पहाड़ है, पठार है, मतलब वो मैदान प्लेन सरफेस नहीं है, प्लेन एरिया नहीं है, जिसमें कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। प्लेन एरिया यानी कि मैदानी क्षेत्र सबसे ज्यादा किसमें सुविधाजनक होता है? कृषि और इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में। फिर हम बात करते हैं लगभग 33%, वो 30% जो है, 30% भू क्षेत्र जो है उस पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है। क्या स्थित है? पर्वत स्थित है, जो 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, पर्यटन विकास के लिए, यानी कि टूरिस्ट डेवलपमेंट के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ तक सब क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। और जो बची हमारी 27%, यानी कि जो लगभग 27% हिस्सा है वो पठारी क्षेत्र है, जिसमें क्या है? पठारी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा खनिज और जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। कोष मतलब यानी कि रिजर्व है। ठीक, अब बात करते हैं भू उपयोग की। भू उपयोग में क्या है? भू उपयोग क्या है? एक भौगोलिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। आर्थिक गतिविधियां यानी कि पैसे से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज, उनके लिए किया जाता है। फिर हम बात करते हैं भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व। किन तत्वों से भूमि का उपयोग निर्धारित किया जाता है? एक तो है वन, पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र। वन क्या होता है? जिस बहुत बड़े क्षेत्र पर पेड़ लगे हो तो वो क्या कहलाते हैं? वन कहलाते हैं। फिर है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। अब जो अनुपलब्ध भूमि कौन सी होगी कृषि के लिए? जिस पर या तो वो बंजर होगी या
उस पर खेती नहीं हो पा रही होगी, ठीक है। गैर कृषि प्रयोजनों में यानी कि वो कृषि के कामों में यूज नहीं किया जा रही है, और या फिर जिस पर इमारतें और सड़क या इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं, ऐसी ही भूमि होगी जिस पर खेती नहीं करी जा सकती है। फिर आती है आपकी परती भूमि। तो वर्तमान परिधि जहां कृषि 1 वर्ष उससे कम खेती ना की गई हो, मतलब ऐसी जगह जहां पर ना सिर्फ एक ही साल खेती की गई हो, ठीक है, 1 वर्ष उससे कम समय खेती ना की हो, मिनिमम 1 साल तक खेती वहां पर की गई हो, उसको परती भूमि बोलते हैं। अन्य परती का क्या मतलब? अन्य परती जहां 1 से 5 वर्ष तक खेती ना की गई हो, ठीक है, जहां पर सिर्फ 1 साल खेती नहीं की गई है वो होगी परती भूमि, लेकिन 1 से 5 साल तक खेती ही नहीं करी गई तो वो होगी अन्य परती। फिर है अन्य कृषि योग्य भूमि। इसमें क्या आते हैं? कृषि योग्य भूमि में स्थायी चारागाह आते हैं, ठीक है, अन्य गदोचर भूमियां, विविध वृक्ष, मतलब मल्टीपल टाइप के वृक्ष होते हैं, वृक्ष फसलें, बहुत सारी वृक्षों को फसलों के तौर पर भी लगाया जाता है, उपवन और अधीन भूमि। जो कृषि योग्य भूमि है और बंजर भूमि क्या? जो 5 वर्ष या अधिक से, बंजर भूमि क्या? जो 5 वर्ष या अधिक से खाली हो, ठीक है। फिर है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है एक कृषि वर्ष में, यानी कि एक खेती का जो साल होता है उसमें एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया क्षेत्र कहते हैं, यानी कि एक साल में कई बार उसको बोया गया है, ठीक है, तो उसको कहते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। फिर बात करते हैं हम भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार की, यानी कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक, यानी कि भू उपयोग को जब भी हम निर्धारित करेंगे तो उसमें भौगोलिक कारक, जैसे कि कौन कौन से होते हैं भौगोलिक कारक? भू आकृति यानी कि भूमि की शेप, मिट्टी, जलवायु यानी कि हमारा क्लाइमेट, और तथा मानवीय कारक। मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। फिर आता है भू निम्नीकरण के कारण। भू निम्नीकरण क्या होता है कि भू मतलब मिट्टी कैसे कम हो रही है हमारी, मिट्टी का ह्रास कैसे हो रहा है, उसके क्या कारण है। एक तो है खनन, एक है अतिचारण और अति सिंचाई। तो चलिए अब इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। और है औद्योगिक प्रदूषण यानी कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, और वनोन्मूलन। और भूमि संरक्षण के क्या उपाय होते हैं, यानी कि भूमि को बचाने के लिए उसके लिए वनारोपण यानी कि सबसे ज्यादा वन लगाने चाहिए, पशुचारण नियंत्रण यानी कि पशुओं के चारे पर नियंत्रण करना चाहिए, रक्षक मेखला यानी कि जो खाली जमीन है उसके आसपास बड़े बड़े पेड़ लगा देनी चाहिए जिससे हवा से जमीन की मिट्टी कम उड़े, खनन नियंत्रण यानी कि हमें खुदाई पर कंट्रोल करना चाहिए, और औद्योगिक जल का परिष्करण यानी कि जो इंडस्ट्रियल गंदा पानी होता है उसका परिष्करण करना चाहिए, उसका अलग से मार्ग बनाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं मृदा संसाधन की। मृदा क्या है? मृदा जैसे कि भू संसाधन था, भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन थी, अब मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही तो खेती होती है और मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है, यानी कि मिट्टी के बिना बहुत सारे तो जीव ऐसे हैं जो रह ही नहीं सकते। इसके आगे बात करते हैं मृदा का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो जो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया है ना वो बहुत ज्यादा स्लो होती है, बहुत ज्यादा स्लो होती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि मात्र 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आप अंदाजा लगा सकते हो इसके से, 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में ना हजारों वर्षों का समय लग जाता है। कितना टाइम लग जाता है? 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। अब जो मिट्टी का निर्माण होता है ना वो शैलों के अपघटन क्रिया से होता है। किससे? शैलों के टूटने, शैल मतलब पत्थर, पत्थरों के अपघटन क्रिया से, यानी कि उनके टूटने के प्रोसेस से होता है। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है? जैसे मृदा के निर्माण में कई सारे नेचुरल फैक्टर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? जैसे कि तापमान, एक तो तापमान पे भी मिट्टी डिपेंड करती है, पानी का बहाव यानी कि पानी का बहाव कैसा है उस पर मिट्टी डिपेंड करती है, और पवन, इससे मिट्टी का निर्माण बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है, ठीक है। तो इसमें कई सारे तो भौतिक परिवर्तन भी होते हैं, नेचुरल फैक्टर बोल सकते हैं उनको हम, और कई सारे रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं यानी कि केमिकल चेंज भी होते हैं। फिर हम बात करते हैं मृदा के प्रकार की, मिट्टियों के प्रकार। एक तो होती है लाल और पीली मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यानी कि जिसके आसपास नदियां ज्यादा हो, ठीक है, नदियों के आसपास की में जो मिट्टी होती है ये होती है जलोढ़ मिट्टी। ये आप देख पा रहे हैं जिसके आसपास ही नदियां बह रही हैं, ये होती है जलोढ़ मिट्टी। फिर हम बात करते हैं काली मिट्टी की। काली मिट्टी इस टाइप की होती है, इसको दरारी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दरारी मिट्टी भी कहते हैं। ये होती है काली मिट्टी, इसमें दरारें भी होती हैं, ठीक। अब नेक्स्ट होती है हमारी वन की मिट्टी।
वनों में कैसी मिट्टी होती है, वो वन वाली मृदा, और इसके आगे होती है मरुस्थलीय मृदा। देखिए वन वाली मृदा दिखाती हूँ, ठीक है, ये है वनों की मिट्टी। फिर है आपकी मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा यानी कि रेगिस्तान की मिट्टी, ठीक। रेगिस्तान की मिट्टी के बाद बात आती है लेटराइट मिट्टी की। लेटराइट मिट्टी में क्या होता है, बड़े बड़े कंकड़ ऊपर होते हैं, इसको फिल्टर्ड क्ले भी बोलते हैं, फिल्टर्ड सॉइल भी बोलते हैं। इसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं वो नीचे आकर बैठ जाते हैं, और बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो ऊपर होते हैं। इसको पथरीली मिट्टी टाइप से भी जाना जाता है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा अच्छी खेती जो होती है वो काजू की होती है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी मिट्टियों के बारे में डीपली। तो पहले बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। तो भारत में जो सबसे ज्यादा पाई जाती है ना, वो जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है, लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इस मिट्टी में क्या होता है ना, पोटाश की बहुलता होती है, यानी कि सबसे ज्यादा पोटाश होता है। अब ये नदी बनी किससे, मैंने आपको बताया था कि नदियों के किनारे पे ही होती है। और सबसे ज्यादा मेन नदियों तंत्र हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं, तो सिंधु तंत्र है, गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो जितना भी हमारे इंडिया में जलोढ़ मिट्टी बनी हुई है वो सारी इन्हीं तंत्रों द्वारा विकसित है। फिर रेत, सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। आयु के आधार पर पुरानी जलोढ़, अब जैसे ये नदी बह रही है, ठीक है, इसके आसपास ही मिट्टी है, ठीक है। तो पहले मान लो ये नदी यहाँ बह रही, ठीक है ना। अगर ये नदी कभी यहाँ तक आ गई तो ये वाली मिट्टी तो नई हो जाएगी, और इसके पीछे वाली जो होगी ये हो जाएगी पुरानी। तो इस आधार पर ना, तो जो पुरानी जलोढ़ होती है इसको तो कहते हैं बांगर। अब जो नई लेयर बन गई, इस नई लेयर को कहते हैं खादर। तो जो पुरानी मिट्टी होती है उसको तो कहते हैं बांगर, और जो नई होती है उसको कहते हैं खादर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए अभी हम बात कर रहे थे आयु के आधार पर। आयु के आधार पर पुरानी हो गई बांगर, नई हो गई खादर। अब देखो बहुत उपजाऊ, सबसे ज्यादा इसकी अच्छी क्वालिटी क्या है कि ये बहुत उपजाऊ होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। इसमें गन्ना, चावल और गेहूं सबसे ज्यादा फसलों के लिए उपयोगी है। इसमें सबसे ज्यादा अच्छे से कौन से होते हैं, गेहूं, चन्ना, वो गेहूं, चावल और गन्ना। अब बात करते हैं हम काली मिट्टी की। काली मिट्टी को ना, इसका रंग काला होता है, इसलिए इसको ना रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसका रंग काला क्यों होता है, काला इसलिए होता है क्योंकि इसमें टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति होती है। किसकी, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति होती है। अच्छा, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण ये बनती है। बेसाल्ट चट्टानें किससे बनती है, ज्वालामुखी से, और उन चट्टानों के टूटने फूटने की वजह से ये मिट्टी बनती है, इसलिए इसका कलर भी काला होता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, आयरन होता है बहुत ज्यादा, चूना बहुत ज्यादा होता है, और एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा होता है, एवं मैग्नीशियम की बहुलता है। कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा इसमें अच्छे से कौन सी खेती होती है, वो होती है कपास की खेती, ठीक है। सॉरी। और सबसे ज्यादा ये पाई कहाँ जाती है, ये पाई जाती है आपके महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में, मालवा के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, और छत्तीसगढ़ के पठारों में सबसे ज्यादा ये मिट्टी जहां जहां पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं लाल एवं पीली मिट्टी की। तो लाल एवं पीली मिट्टी लाल क्यों होती है, उसमें लोहे के कणों की अधिकता होती है। तो लोहे की अधिकता के कारण इसका लाल, कहीं कहीं लाल और कहीं कहीं पीला भी दिखाई देता है। जैसे आपने देखी होगी लोहे पर जब जंग लग जाती है तो कहीं कहीं लाल और कहीं कहीं पीली दिखाई देती है, सेम उसी तरीके से इसमें लोहे के कण ज्यादा होते हैं, इसलिए इसका रंग लाल और कहीं कहीं पीला होता है। अच्छा, ये कैसी होती है, ये अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, ठीक है ना। चूने के इस्तेमाल से इसकी उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसी मिट्टी में, लाल और पीली जो मिट्टी है, इसमें अगर हम चूने का इस्तेमाल करें ना तो इसकी फर्टिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसमें पैदावार फसल की और ज्यादा अच्छी होगी। ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मैदान व गारो खासी की जयंतियां। गारो खासी जयंतिया के जो पहाड़ है ना मेघालय में, वहां पर पाई जाती है। फिर बात करते हैं लेटराइट मिट्टी की। लेटराइट मिट्टी जो है ना, ये हाई टेम्परेचर कैसी जगहों में पाई जाती है, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो और सबसे ज्यादा वर्षा भी होती हो, उन्हीं क्षेत्रों में ये पाई जाती है, ठीक है ना। तो भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। मैंने आपको बताया था निक्षालन मतलब फिल्टराइजेशन। तो भारी बारिश, बहुत ज्यादा बारिश होगी, बहुत ज्यादा बारिश होगी तो मिट्टी के जो महीन कण है वो तो नीचे आके बैठ जाएंगे, और जो बड़े बड़े होंगे पत्थर टाइप वो ऊपर ऊपर रह जाएंगे। तो ऐसी मिट्टी को लेटराइट मिट्टी कहते हैं। कैसी कहते हैं इसको, लेटराइट मिट्टी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा किसके लिए उपयोगी आती है, मैंने आपको बताया था चाय और काजू के लिए उपयुक्त है। ये पाई कहाँ जाती है, ये कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब बात करते हैं हम मरुस्थलीय मृदा की। मरुस्थलीय मृदा मैंने आपको दिखाई थी कि रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है उसे मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। इसका कलर कैसा होता है, कहीं कहीं लाल लगेगा, कहीं कहीं भूरा लगेगा।
ये कैसी होती है, रेतीली होती है और लवणीय यानी कि बहुत ज्यादा नमकीन होती है। ये कौन सी जगह पर पाई जाती है, जहाँ पर शुष्क जलवायु हो यानी कि गर्म जलवायु हो तथा बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो। इसके कारण जो जल वाष्पन है ना, जो जल सोखा जाता है इस मिट्टी से, वो उसकी दर बहुत ज्यादा अधिक होती है। ठीक है, इसमें ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, इसमें पानी की मात्रा कम होती है इसलिए इसमें नमी नहीं होती, ये रेता सा होती है। ठीक है, इसको कैसे हम उपजाऊ बना सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर अच्छे से सिंचाई प्रबंधन, सिंचाई मैनेजमेंट होना चाहिए, तभी इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहाड़ी पद, पीडमाउंट जोन। ठीक है, किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र। अब जैसे ये पर्वत है, पर्वत अकेला पहाड़ है तो वो पर्वत है, और बहुत सारे पहाड़ है उसके साथ, बहुत सारे पहाड़ है तो वो क्या हो गया, पर्वत श्रृंखला होगी। क्या हो गई, पर्वत श्रृंखला होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है ना, ये बहुत सारे पहाड़ हैं, इनके तल पर यानी कि इस पर सरफेस पर जो पाया जाने वाला क्षेत्र होता है, इसको कहते हैं पहाड़ी पद, यानी कि पहाड़ी का पद यानी कि पहाड़ी के पैर। ठीक है, ये समझ लीजिए आप, पहाड़ी पद कहा जाता है। उदाहरण के लिए अब जैसे पश्चिमी घाट का पहाड़ी पद, अर्थात पश्चिमी घाट के तट पर पाया जाने वाला क्षेत्र। ठीक है, अब हम बात करते हैं दक्कन ट्रैप की। दक्कन ट्रैप क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का काली मृदा वाला क्षेत्र। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप क्या होता है, वैसा क्षेत्र जो तीन ओर से उससे घिरा हो, किससे, पानी से घिरा हो। जो हमारा दक्षिण भारत है यानी कि जो हमारा साउथ इंडिया है, ये जो हमारा नीचे साउथ इंडिया वाला क्षेत्र है, ये देखो इधर से भी पानी से घिरा है, इधर से भी पानी से घिरा है और इधर से भी पानी से घिरा है, यानी कि जो क्षेत्र है ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप। क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप। अब वो प्रायद्वीप का वो वाला हिस्सा जिसमें काली मिट्टी है, काली मिट्टी सबसे ज्यादा किसमें थी, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, आपने पढ़ा था। तो इसका निर्माण जो होता है ना, वो लावा मिट्टी के द्वारा होता है। लावा मिट्टी किससे निकलती है, ज्वालामुखी से। तो अब ये किससे बनी है, काली मिट्टी ज्वालामुखी से बनी है। तो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। तब तो सबसे ज्यादा क्या होता है, कपास की खेती के लिए। तो इतने एरिया को क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे दक्कन ट्रैप। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, दक्कन ट्रैप। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं वन मृदा यानी कि वनों की मिट्टी। वनों की मिट्टी कैसी होती है, वन मृदा क्या होती है, ये ज्यादातर ना पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें इसके गठन में ना पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार चेंज होता रहता है। ठीक है, नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार होती है। जो नदी की घाटियां होती है वहां की जो मिट्टी होती है ना, वो दोमट और सिल्टदार होती है, अधिक सिल्ट और ह्यूमस रहित। ठीक है, अब हम बात करते हैं खादर और बांगर में अंतर। हमने खादर और बांगर देखा था, पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। तो देखो ये है प्राचीन जलोढ़ मृदा, इसको कहते हैं बांगर, और नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं खादर। अब जो नई नई है तो उसमें तो रेत में पानी के साथ बारीक और रेतीली होगी, वो है ना, नदियों के पास आपने देखा होगा बारीक मिट्टी होती है और रेतीली मिट्टी होती है। लेकिन जो उसके पीछे थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ तो वहां पर क्या मिलता है हमें, कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है उसमें। ठीक है, अब ये क्या है, जो नई वाली होती है, तो ये तो बार बार जितनी जितनी दूर पानी जाएगा उतनी उतनी देर नई बनती जाएगी, तो इसका नवीकरण संभव है, यानी कि ये नई बनती रहती है। लेकिन जो एक बार नदी से दूर चली गई तो उसका नवीकरण पॉसिबल नहीं है, वो तभी पॉसिबल है बाढ़ वगैरह के केस में। ठीक है, अब ये जो कौन सी थी हमारी नई वाली नवीन जलोढ़, सॉरी एक मिनट, जो हमारी नवीन जलोढ़ है, हमारी नवीन जलोढ़ है जिसे हम खादर कहते हैं, तो ये क्या करती है ना, नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। जो बाढ़ वगैरह जहां ज्यादा होती है वहां पाई जाती है, और जो नदी का डेल्टा होता है यानी कि जहां से नदी का पानी समुद्र में जाके मिल रहा होता है वहां पाई जाती है सबसे ज्यादा। ठीक है, और ये जो बांगर होती है ये क्या होती है, नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है, यानी कि जहां पहले कभी नदी बह रही थी उस पर हो गई, अब नदी नीचे की साइड या थोड़ी दूर हो गई या कम बहने लगी तो वहां पर अब वो पुरानी हो गई, तो पुरानी को कहते हैं खादर। अब बात करते हैं मृदा अपरदन की। मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा अपरदन का सीधा सा मतलब है मिट्टी का कटाव, यानी कि मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को, जैसे मिट्टी कटी और वो बह के आगे चली गई, इसको क्या बोलते हैं, मृदा का अपरदन कहते हैं। बस, मृदा अपरदन के कारण क्या होते हैं, कौन कौन से, एक तो वन उन्मूलन, ज्यादा हम जब वन काटते हैं ना तो उससे मृदा अपरदन होता है। अति पशुचारण, ज्यादा पशुचारण करते हैं उससे होता है। निर्माण एवं खनन प्रक्रिया, जब हम ज्यादा निर्माण कर रहे हैं इंडस्ट्रीज का उनका और ज्यादा खुदाई कर रहे हैं
तो उसकी वजह से भी मृदा का अपरदन होता है। प्राकृतिक तत्वों से भी होता है मृदा का अपरदन। कैसे होता है? जैसे कि हिम नदी, जैसे ग्लेशियर्स जाते हैं, जल से भी मिट्टी कटती है, ठीक है। कृषि के गलत तरीके से, जुताई के तरीके से भी मिट्टी का अपरदन होता है। पवन द्वारा, यानी कि इतनी तेज तेज हवाओं से मैदान और जो ढले हुए क्षेत्र होते हैं वो मिट्टी को उड़ा के ले जाते हैं, उससे भी मृदा का अपरदन होता है। अब इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि मिट्टी के अपरदन को रोका कैसे जा सकता है? तो मिट्टी के अपरदन के जो आपके समाधान है, एक तो जो ढाल वाली भूमि होती है ना, ढाल वाली भूमि, उस पर उसकी समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से, यानी कि उसके अपोजिट हम हल चलाएंगे ना, तो उससे थोड़ा सा मृदा का अपरदन रोका जा सकता है। एक है ढाल वाली भूमि जो है ना, उस पर सीढ़ी बनाकर खेती करने से। ऐसे सीढ़ी बनाकर खेती करेंगे तो मिट्टी कम कटेगी, ठीक है। और होती भी है, चाय वगैरह की खेती जो होती है इसी तरीके से होती है। फिर है जो बड़े बड़े हमारे खेत हैं, उनमें उनको पट्टियों में बांटकर फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाकर, जैसे कि हमारे यहाँ जो खेतों में जैसे एक पूरा बड़ा खेत है, पूरा बड़ा खेत है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, छोटी छोटी क्यारियों में बांट देते हैं, है ना। और बीच में क्या करते हैं, घास की ये है, इनमें घास की पट्टियां से उगा देते हैं। इसको हमारे यहाँ मेड़ बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हो कमेंट करके बताना। इसको मेड़ बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इससे भी मृदा का अपरदन रोका जा सकता है, ठीक है। मिट्टी कटकर दूसरी जगह जा नहीं पाएगी इससे। अच्छा, खेत के चारों तरफ पेड़ों की कतार लगाकर एक मेखला बनाना, ठीक है। और वन रोपण, यानी कि और ज्यादा वनों को रोपण करना, यानी कि उगाना और पेड़ पौधे लगाना। और अति पशुचारण, जो ज्यादा पशुचारण है उसको कंट्रोल करके, इस सब से क्या किया जा सकता है, मृदा का अपरदन रोका जा सकता है। अब बात करते हैं अवनलिकाएं क्या होती हैं। अवनलिकाएं कुछ नहीं, देखो बहता हुआ जल है जो मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए, जब कोई जल है, कोई नदी है, वो जा रही है तो वो मिट्टी को काटते हुए जब अपना रास्ता बना लेती है ना, गहरी वाहिकाएं बनाती है, उसे अवनालिकाएं कहते हैं, बस। और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं उत्खात भूमि। उत्खात भूमि क्या होता है? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती, ठीक है, उसको कहते हैं उत्खात भूमि। फिर आता है खड्ड भूमि। खड्ड भूमि क्या होता है? चंबल बेसिन है ना, वहां की मिट्टी कैसी है, बहुत ज्यादा मतलब खाइयां टाइप है, तो इसको कहते हैं खड्ड भूमि। गड्ढे समझ लो, ये क्या है, गड्ढ भूमि, खड्ड भूमि, गड्ढ भूमि। तो वहां पर बहुत सारी खाइयां हैं, तो उसको कहते हैं खड्ड भूमि। फिर बात करते हैं पवन अपर्दन की। पवन अपर्दन क्या होता है? मिट्टी अपर्दन क्या था? मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह बहा के ले जाने की प्रक्रिया को। लेकिन पवन अपर्दन क्या है? पवन द्वारा मैदान के ढालू क्षेत्र से, जो ढले हुए क्षेत्र होते हैं, उनसे मिट्टी को उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पवन अपर्दन कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।